नमस्कार। नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज एक बार फिर से देश में फैल रहे कोरोना वायरस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना वायरस देश में पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है और एक बार फिर नए कोरोना मामलों ने नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुबह से आपने सुन ही लिया होगा, 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं 24 घंटे में। 2,07,739 नए केस, जबकि 1,038 मरीजों की मौत हुई है 24 घंटे में। आपको याद होगा पिछले साल 16 सितंबर को जो पहली वेव आई थी, पहली लहर कोरोना की, उसमें जो पीक आया था वो था 97,860 केसेस का, और अब उससे डबल हो गई है ये पीक दूसरी लहर की, 2 लाख पार कर रही है। और इस समय जो एक्टिव केसेस हैं देश में 14,71,000 से ज्यादा हैं इस समय, और 1,40,00,000 टोटल केसेस हो चुके हैं देश में। 1,40,74,000 से भी ज्यादा केसेस अब तक आ चुके हैं और 1,73,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब है। 60,000 नए केस आ रहे हैं महाराष्ट्र में रोज, अकेले महाराष्ट्र में 60,000। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 20,000। दिल्ली में फिर नया आंकड़ा, दिल्ली में 17,000 केस, छत्तीसगढ़ में 13,000, मध्य प्रदेश में 9,000, गुजरात में 7,410 और राजस्थान 6,200। यानी किसी भी राज्य को उठा लीजिए, नए रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब सरकारें मैनेज नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए अब हर सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन पहले ही लगा हुआ है। अब दिल्ली सरकार ने भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन। उद्धव सरकार ने जो ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है, उससे थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट है दिल्ली का ये वीकेंड लॉकडाउन, क्योंकि फिलहाल ये सिर्फ वीकेंड के लिए है। वहीं यूपी में भी जो नाइट कर्फ्यू था उसकी मियाद बढ़ा दी गई है। अब जो 10 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वहां रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बोर्ड परीक्षाएं राज्य में टाल दी गई हैं। राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यानी हर सरकार, ऐसा लग रहा है, अब वो हाथ खड़े कर रही है और कह रही है कि अब लॉकडाउन के अलावा, लोगों को घरों में बंद करने के अलावा और कोई चारा हमारे पास बचा नहीं है। इस बीच कुछ एक दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। सूरत में कोरोना का ऐसा प्रकोप है, कब्रिस्तान में एडवांस में कब्रों की खुदाई की जा रही है। कब्रों की खुदाई करने के लिए मजदूरों की कमी पड़ गई, इसलिए जेसीबी मशीनें वहां पर लगाई गई। 10 से 12 घंटे की वेटिंग है शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए। जरा महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। यहां पर एक साथ 19 चिताएं जली हैं, एक साथ 19। शव इतने ज्यादा हो गए कि वहां जमीन पर ही लाइन से शव बिछा दिए गए। इंतजार करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार के लिए। अब जरा लखनऊ की तस्वीर देखिए। बैकुंठ धाम के बाहर जलती चिताओं की फोटो और वीडियो वायरल हुए, तो अब वहां पर प्रशासन ने क्या किया, ये देखिए। नीले रंग की टीन लगा दी, यानी किसी तरह से अंदर जो चिताएं जल रही हैं उनका कोई वीडियो ना बना ले। ये 4 दीवारी बनाई, ये देखिए। ये आज की तस्वीरें हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना काबू नहीं हो रहा है, तो उसे छुपाने की, दबाने की कोशिश हो रही है। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, और वाकई बहुत दर्द के साथ ये सवाल आज पूछना पड़ रहा है। ए लॉकडाउन, अब तेरा ही सहारा। और दूसरा, एक दिन में 2 लाख केस, ये लहर आखिर रुकेगी कहां? इसी पर आज बहस करेंगे, लेकिन पहले जल्दी से जरा सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिल्ली में आज वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया। तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अब लॉकडाउन का ही सहारा है, इसीलिए हर एक राज्य सरकार एक एक करके लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। मेरे साथ आज आम आदमी पार्टी से संजीव झा जुड़ रहे हैं।
क्योंकि दिल्ली ने आज ही वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। बीजेपी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, कांग्रेस से राधिका खेड़ा मेरे साथ हैं, आशुतोष हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विजय सरदाना मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। क्योंकि लॉकडाउन की जब जब चर्चा होगी तब अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब की चर्चा करनी ही पड़ेगी। इन सब से बातचीत शुरू करें, बहस करें, उससे पहले जल्दी से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे देता हूं। पल्लवी झा मेरी सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, जल्दी से जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए जरा बता दीजिए, ये जो दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगा है इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या अलाउड नहीं है और क्या क्या अलाउड रहेगा शुक्रवार से सोमवार तक। पल्लवी जी, मानक जी, आपने एक लाइन कही कि देखिए काबू में नहीं है और इसी वजह से लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। तो जाहिर तौर पर यही स्थिति जो दिल्ली में ग्राउंड पर दिखी है। ग्राउंड में इस वक्त हालात ये है कि टेस्टिंग सेंटर पे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी अफरा तफरी का माहौल है, वहां पर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। सुबह से लोग आते हैं, खड़े रह रहे हैं। कई कोविड के पेशेंट हैं जो कि लाइन में खड़े हैं और टेस्ट नहीं हो पा रहा है उनका समय से। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बेड्स अवेलेबल, बेशक दिल्ली सरकार कह रही है कि बेड्स अवेलेबल है, 5000 बेड है, लेकिन जब हम अस्पतालों में जा रहे हैं तो वहां साफ कह दिया जा रहा है कि बेड अवेलेबल नहीं है। दवाइयों को लेकर भी हालात यही हैं कि कई दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लोगों को भटकना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है वो क्या है। तो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है, वीकेंड लॉकडाउन होगा। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही होंगी, यानी कि जैसा उन्होंने कहा कि अस्पताल से जुड़ी समस्या है, आपको एयरपोर्ट जाना है, आपको रेलवे स्टेशन जाना है या किसी की शादी शेड्यूल्ड है तो वो पास के थ्रू जा सकता है। अदरवाइज तमाम चीजें जो रहेंगी वो बंद रहेंगी। मॉल वगैरह जो रहेंगे वो बिल्कुल बंद रहेंगे। स्पा जो है, जिम है, ऐसी चीजें जो कि इस वक्त खतरा पैदा कर सकती हैं, उनको बंद कर दिया गया है। तो कदम सरकार उठा रही है, लेकिन ग्राउंड पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी है मानक जी। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को टेस्ट नहीं हो पा रहा है समय पे, सैंपल कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। भीड़ हमने लैब के बाहर बहुत ज्यादा देखी है और जिनकी टेस्ट हो जा रही है उनको 48 घंटे 72 घंटे वेट करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं, जाहिर तौर पर सरकार पर भी बहुत प्रेशर है, लेकिन जो आम आदमी है वो करे तो क्या करे, क्योंकि सरकार यही कह रही है कि आप टेस्ट कराइए। लेकिन अगर टेस्ट आप नहीं करवा पा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उन तक टेस्ट पहुंचाया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने पल्लवी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लॉकडाउन करना सही है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी लोगों का इलाज तो आपको करना ही पड़ेगा, टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। यानी वो जो अव्यवस्था है उसे तो सुधारना ही पड़ेगा। जो पल्लवी बता रही थी, जल्दी से रिपीट कर देता हूं। दिल्ली में मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर सब शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल खुलेंगे लेकिन 30% कैपेसिटी के साथ। रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना नहीं खा सकते, केवल होम डिलीवरी हो सकती है। हर म्यूनिसिपल जोन में एक वीकली मार्केट खुलेगा, इसके अलावा और मार्केट नहीं खुलेंगे। कर्फ्यू के दौरान शादियां आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कर्फ्यू पास लेना पड़ेगा। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को छूट रहेगी, इसके लिए उनको पास लेना पड़ेगा। ये दिल्ली की हालत हो गई। जल्दी से मुंबई भी आपको ले चलता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है। दीपक दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जरा मुझे बताइए, पहला दिन है आज, लॉकडाउन में क्या क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं आप मुंबई की, महाराष्ट्र की सड़कों पर? और अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा भी तस्वीरें कि मिनी लॉकडाउन में महाराष्ट्र कैसा दिखाई दे रहा है। जी, जिस तरह से सरकार ने अपील की थी लोगों से कि अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन आपको बताऊं मुंबई की सड़कों पर लोग भारी संख्या में निकल रहे हैं। यहां तक कि मुंबई का एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जो गुजरात से लेकर चर्चगेट तक जाता है और दहिसर से लेकर मुंबई साउथ मुंबई तक जाता है। वहां पर घंटों की भीड़ नजर आती रही और लोग घंटों भर ट्रैफिक में फंसे रहे। एक तरफ सरकार लोगों से अपील करती है, लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहती है, यही वजह है कि ये जो 15 दिनों का जो धारा 144 लगाई गई है, आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन ग्राउंड पे अगर बात की जाए तो वो असर सही तरह से नहीं दिख रहा है। महज जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके रोजगार सड़कों पर थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे या फिर छोटे दुकानदार थे या फिर उस तरह की ऐपत नहीं रखते हैं, और यही वजह है कि उनके रोजगार छिन चुके हैं। बाकी सड़कें उसी तरह से चल रही हैं,
लोगों की आवाजाही उसी तरह से चल रही है। मुंबई के जो बड़े स्टेशन हैं, लोकमान्य तिलक टर्मिनस की बात करूंगा, वहां पर हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश या बिहार जाने वाले लोगों का अगर टेस्ट नहीं होगा तो यहां से जाने वाले लोग वहां पर कोरोना संक्रमण पर फैलाने वाले हैं। लेकिन यहां कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो आपस में अनबन है वो साफ तौर पर नजर आती है। यही वजह है कि उस तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रही है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोकमान्य तिलक पर लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं स्पेशल ट्रेनों का। अब ऐसे में जो मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग स्टेशन पहुंच रहे हैं, ट्रेनों में जा रहे हैं, आखिर उनका अगर संक्रमण अगर उनको टेस्ट नहीं कराया जाता है तो ये जिस राज्य जिस शहर में जाएंगे वहां पर आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र और मुंबई की अगर बात की जाए स्थिति भयावह है, बद से बदतर और होती जा रही है। बिल्कुल सही है दीपक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। संजीव झा, इसका मतलब अब सरकार ने भी मान लिया है कि और कोई चारा नहीं है, मैनेज नहीं हो रहा है हमसे, इसीलिए लॉकडाउन ही करना पड़ेगा। वही आपकी सरकार ने दिल्ली में किया है संजीव। और देखिए ये जो चौथा वेव जिस तरह से बढ़ रहा है, जितनी कंटेजियस है, जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े डराने वाले जरूर हैं। हालांकि ये चौथी वेव है, हम लोग बराबर कोरोना के प्रोटोकॉल्स और कोरोना के बारे में लोगों को कमोबेश जानकारी है कि अगर हम मास्क पहनते हैं, अगर दूरी में रखते हैं, अगर अपना हाथ धोते हाथ सैनिटाइज करते हैं तो कुछ हद तक हम लोग इससे बच सकते हैं। लेकिन सड़कों पर भीड़ है और बार बार लोगों को कहने के बावजूद जो भीड़ कम होनी चाहिए वो कम होती नहीं दिख रही। इसीलिए सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ दिल्ली बढ़ रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यही कहा है कि सैटरडे संडे में अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें, केवल एसेंशियल्स काम के लिए भी घर से बाहर निकलें। तो मुझे ये लगता है कि ये सावधानी सबको रखनी है। संजीव एक सेकंड, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा दिल्ली सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब ये वीकेंड लॉकडाउन के बाद अगला कदम क्या महाराष्ट्र की तरह एक सॉफ्ट लॉकडाउन दिल्ली में हो सकता है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली के लोग जब दिल्ली से चाहे डेंगू खिलाफ अभियान रहा हो या पिछले कोरोना का एक्सपीरियंस हम लोगों का है कि दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार के साथ खड़े रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सैटरडे संडे के जो लॉकडाउन है उसकी एक्सपीरियंस को लेते हुए लोग केवल जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलेंगे। उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ ना जाए, चूंकि उसके फिर दूसरे अपने भयावह उसके रूप होते हैं कि आपकी इकोनॉमी चलते रहे, आपके काम भी चलते रहे और साथ साथ लोग सड़कों पर जमा भी ना हो। तो ये मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसके साथ दिल्ली की जनता खड़ी रहेगी और जो दिल्ली सरकार आपने महाराष्ट्र की अभी मैंने तस्वीर दिखाई, दीपक दुबे दिखा रहे थे, आपने देखी होगी। संजीव, कहां लोग मानते हैं? वहां लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन, उसके बावजूद लोग कहां मान रहे हैं? लोग घरों से निकल रहे हैं और कुछ लोगों की मजबूरी भी है। लेकिन आज का सवाल यही है, देखिए आप लोग भी लोगों से अपील कर रहे हैं, हम लोग भी लोगों से अपील कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अगर सड़क पर आएंगे तो फिर उसके और भयावह परिणाम होंगे, तो लोग इस गंभीरता को समझेंगे और सड़क पे नहीं आएंगे। केवल जो जरूरी काम है उसी काम के लिए आएंगे, तभी हम बीमारी से बच सकते हैं, अन्यथा बचना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही है। और गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ऐसा लग रहा है एक साल बाद भी, एक साल से ऊपर हो गया, हम वहीं खड़े हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, इसीलिए हमें फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। कोरोना की लड़ाई में एक साल बाद हमने क्या पाया? गोपाल जी बोलिए। देखिए मानक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक साल बाद हमने क्या किया, यह बात आपको फिर स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी कि 25 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ था जब कोरोना की लहर आई थी। उस वक्त हमारे यहाँ एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, वेंटिलेटर्स की हालत बुरी थी, अब कोई कोरोना का वैक्सीन नहीं था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह चरमराया हुआ था। उसके बाद आज एक साल में जरूर ये सेकंड वेव है और घातक है और इसकी त्रासदी सबके साथ हो रही है, वो मैं जानता हूं, लेकिन जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वह काफी बदला हुआ है। 2 वैक्सीन ऑलरेडी लग रहे हैं, तीसरा उसकी परमिशन मिल चुकी है, 2 और पाइपलाइन में है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बदला हुआ है और उस चीज में हम आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन बात यह है कि हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो हेल्थ का जो लोगों के हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर जो है वह प्रदेश सरकारों का जिम्मेदारी है, उनके डोमेन में आता है। और मुझे लगता है कि प्रदेश सरकारों ने इस सब में काफी कोताही बरती, जो कि उन्होंने लैक्सिटी शुरू कर दी कि अल्टीमेटली यह सबको समझना पड़ेगा
कि कोरोना की लड़ाई वैक्सीन से केवल नहीं हो रही, उसके बजाय सोशल डिस्टेंसिंग और मास अवेयरनेस और मास्क पहनना और ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना, तो इसमें जनता का ही रोल है। ये चीज अपने को समझना पड़ेगा, सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इसमें सरकार कोई डंडा मार मार के हर जगह, अगर आप चाहोगे कि सब चीजें डंडा मार के, इसमें ठीक है कि प्रदेश सरकारों नहीं पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल, लेकिन आपकी सरकार भी तो डंडा मार रही है ना। आपने कहा कि ये राज्य सरकारों का सब्जेक्ट है। यूपी में तो आपकी सरकार है, एमपी में तो आपकी सरकार है, वहां भी तो आपकी सरकारों को नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन ये सब करना पड़ रहा है ना। तो कुल मिलाकर हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, चलिए राज्य सरकारों पे डाल दीजिए आप, लेकिन तब भी हालात तो वही है ना जो एक साल पहले थे। आज भी हमें लॉकडाउन का ही सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं, लॉकडाउन का सहारा उस तरह से नहीं। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन का वो आप, ये मैं कह रहा हूं कि त्रासदी उससे भी ज्यादा बड़ी है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरह का नहीं है जो एक साल पहले था, जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। और मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसी प्रदेश में है तो वह जिम्मेदार नहीं है और केवल कांग्रेस की है। सभी सरकारें जिम्मेदार है। अगर दिल्ली में खराब हालत है सबसे ज्यादा तो वह आपकी सरकार है, और महाराष्ट्र में कांग्रेस की और शिवसेना की सरकार है। अगर यूपी के लिए तो योगी जी की है। लेकिन जो एक मार्क डिफरेंस तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ चीजें कोताही तो हर सरकार से हुई है, इसमें कोई दो शक नहीं है, दो मत नहीं। लेकिन एक जो डूम्सडे प्रेडिक्शन भी एकदम करने से एकदम ही पैनिक होता है। जैसे अभी आपने रिपोर्ट दिखाई मानव जी कि 5000 हॉस्पिटल बेड्स खाली दिखा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली, मैं भी 2 दिन से जूझ रहा हूं, मेरे पास भी सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं, इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, किसी को आईसीयू में चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को रेमडेसिविर चाहिए, किसी को बेड चाहिए। तो मुझे हॉस्पिटल्स में लगता है कि वह लोग एक तरीके से जैसे होर्डिंग सा हो जाता है ना पैनिक में, कि जिसके पास दवाई मिल गई उसने उसको रोक लिया, जिसके पास बेड है वो जब तक कि कोई वीआईपी का फोन ना आ जाए तब तक वो बेड नहीं उपलब्ध करा रहा। तो इसका मतलब नहीं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कुछ हद तक आपसे सहमत होना पड़ेगा। पिछले साल के मुकाबले हालात कुछ बेहतर हैं। जैसे आप कह रहे हैं पीपीई किट नहीं थी, इस बीमारियों का इलाज कैसे करना है वो हमें नहीं पता था, अस्पतालों में कैसे ट्रीटमेंट करना है वो हमें नहीं पता था, वो सब पता है। लेकिन उसके बावजूद हालात आप खुद बता रहे हैं, लोग फोन कर रहे हैं डेस्परेटली, सोशल मीडिया पे मैसेज डाल रहे हैं, भाई रेमडेसिविर नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस नहीं आ रही, कोई फोन नहीं उठा रहा, हमें कुछ तो कहीं से एडमिशन करवा दीजिए हॉस्पिटल में, हमारा टेस्ट करवा दीजिए। और जाहिर है राज्य सरकारों पर डालने का मतलब ये होगा कि हर राज्य सरकार में कई पार्टियों की अलग अलग सरकारें हैं, सबको जिम्मेदारी राधिका खेड़ा लेनी पड़ेगी। राधिका, सबसे पहले तो आप ही की सरकार ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया है। इसका मतलब, जैसे गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं, इसका मतलब कम से कम अपने यहाँ हेल्थ सब्जेक्ट जो राज्य सरकार के अंडर आता है, आपको उसकी जिम्मेदारी हर सरकार को लेनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि अब और कोई चारा नहीं है, लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो मानव जी, हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोरोना हर इंसान की जिंदगी के, हर परिवार की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ लेकर आया है। किसी के परिवार वाले बीमार हुए, किसी के रिश्तेदार, सबने कोरोना काल में बहुत कुछ देखा और पिछले 1 साल से देख रहे हैं। ना जिंदा को डॉक्टर मिल रहा है, ना मरो को शमशान मिल रहा है। सूरत की सूरत बिगड़ गई है और भटिया पिघल रही है वीरान। कितनी मौत देखनी पड़ेगी। अब इंसान आहुति बनकर रह गया है। और सरकारें क्या कर रही है? भारत सरकार जो है, मोदी जी के जो प्रवक्ता है, मोदी जी सरकार है, क्या कर रही है? आके बोलती है जी कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में है, ये नहीं हो रहा, ये सरकार इस प्रदेश में ये नहीं हो रहा। अरे मोदी जी ने कहा ताली बजाओ थाली बजाओ, हमारी सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप इस बात की गहराई को समझिए। ये तू मैं करने का टॉपिक नहीं है, सुनने की हिम्मत रखिए। यही तकलीफ है आपकी सरकार में कि आप सुनना नहीं चाहते। आपको अगर कहते हैं कि आपको एयरक्राफ्ट के अंदर खाना कम रोकना चाहिए तो आपके मंत्री आके हम जैसे लोगों को ट्रोल करते हैं। अगर राहुल जी कहते हैं कि इंजेक्शन की कमी हो रही है तो रविशंकर प्रसाद जी आके उस बात पे ट्रोल करते हैं। राहुल जी ने 1 साल पहले कहा था कि कोरोना से बचिए, राजनीति तो आप कर रहे हो, क्या कहा था हर्षवर्धन सिंह ने? आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सुनने की हिम्मत रखिए। जब तक अपनी गलती नहीं अपनाएंगे तब तक ऐसे ही मजाक बनता रहेगा देश का। और केजरीवाल साहब ने तो बड़ा अच्छा कर्फ्यू निकाला है वीकेंड का। अरे राहुल जी ने वैक्सीन लगाया था, काम करेंगे। आप मुझे ये बताइए मानव जी
एक तो मानक जी इनको चुप करा दीजिए, मैं किसी के बीच में पिछले 10 मिनट से चुपचाप बैठ के सुन रही हूँ। शायद इनको इतनी समझ नहीं है कि कैसे डिबेट पे डिबेट किया जाता है। अब आप बात करिए दिल्ली सरकार की 30% कैपेसिटी पे कर्फ्यू के बीच में सिनेमा हॉल काम करेंगे। ऐसी क्या नेसेसिटी है पिक्चर देखने की जब हाहाकार मचा हुआ है? क्या वो सिनेमा हॉल बंद नहीं कर सकते थे कर्फ्यू के समय में? ऐसा क्या वो 30% लोगों के पास ऐसा क्या है? और बहुत अच्छी बात बोली बाकी पैनलिस्ट ने कि लोगों को फोन करना पड़ रहा है, वीआईपी को कॉल करना पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई इस देश की आज इस समय मानक जी ये है, चाहे वीवीआईपी हो चाहे कोई हो, अन्य फॉर्मर जजेस, अभी आईएएस अधिकारी सब फोन कर रहे हैं, किसी को बेट नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है राधिका, एक काम करते हैं, थोड़ा क्लैरिटी ले आते हैं। देखिए गोल गोल घूमने से कुछ नहीं होगा, बहस का मकसद ही ये होता है। आप ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो बुरा हाल है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं और जो दिल्ली में हो रहा है उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं, आपने ये कहा, करेक्ट? यानी महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके लिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल है, सब सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी भारत सरकार की तब बनती है मानक जी जब देश को वैक्सीनेशन की जरूरत है, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र जैसे प्रदेश को जहां पे पूरे साल से हम देखते आ रहे हैं कैसा प्रकोप है, लेकिन भारत सरकार 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर 85 देशों को एक्सपोर्ट कर देता है अपने देश की नीड्स को दरकिनार करके। और आपको ये समझने की जरूरत है गलत डायरेक्शन है, सरकार के साथ काम करने को तैयार है। कोई भी ऑपोजिशन हो, पूरे एक साल से पीएम साहब ने 20,000 करोड़ का पैकेज दिया था कोरोना से लड़ने के लिए। आप बताइए उत्तराखंड में क्या व्यवस्था हुई? बताइए क्या हुआ? किस तरीके से हर कुछ चरमरा गया। ऐसे मुख्यमंत्री है जो कहते हैं गंगा स्नान कर लीजिए। क्या हिंदुओं को मूर्ख समझ रखा है? बोलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल पे आपने वोट लिए और आप बोलते हैं गंगा स्नान करिए, शर्म आनी चाहिए। और आज इनके मध्य प्रदेश के क्या बोले है, वो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मध्य प्रदेश के कहा है कि उम्र हो रही है, सबसे पहले ये सरकारें हैं। सबसे पहले राधिका जी, ठीक है, राहुल जी से पहले पूछना चाहूंगा कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली थी। हर चीज राहुल जी पे नहीं आती है। अच्छा, राहुल जी को छोड़ दीजिए, आप राहुल जी को छोड़ दीजिए, प्रियंका जी को ले लीजिए। बताइए मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्यों बिना मास्क के अपना टीका? हाँ, मोदी जी क्या कर रहे हैं? राहुल जी जब पार्लियामेंट में थे तो क्या कर रहे थे? राहुल जी 6 साल से देश चला रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मानक जी, मैं आपसे चर्चा करूंगा, राधिका जी से बात करने का कोई फायदा नहीं। पहली बात है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हेल्थ सेक्रेटरी ने स्पष्ट कह दिया कि 13.5 करोड़ वैक्सीन हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 2 करोड़ वैक्सीन पाइपलाइन में है, 12.25 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं। रेमडेसिविर का एक्सपोर्ट रोक के उसके प्रोडक्शन को दुगना करने का सरकार ने ऑर्डर दे दिया 30 अप्रैल तक, जो पूरी तरह से सब जगह मिलेगा। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है, कुछ गलतियां हुई है, मैं तो कोई डिनाई कर ही नहीं रहा। मैं अगर उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो योगी जी को कह रहा हूँ कि हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है तो हम तो कोई ये बात नहीं कह रहे, लेकिन बात यह है कि एक गलत लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देना। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, और राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने स्पुतनिक को वो करवा दिया, पास करवा दिया। तो इस तरह, और वैक्सीन ही, केवल वैक्सीन नहीं दे रहे, सारी चीजें वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन से कुछ नहीं होने वाला। लोगों को कहना पड़ेगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, आपको मास्क लगाना पड़ेगा और आपको अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना पड़ेगा। और यह जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रीटिंग, टेस्टिंग और ये जो चीजें, ये प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके लिए केंद्र प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अपनी सरकारों को भी नहीं बख्शूंगा, जहां जहां हमारी है उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आशुतोष और विजय सरदाना को लाइए। पहले आशुतोष, पहले भी हम थोड़ी बहुत चर्चा इस पे कर चुके हैं। इसमें आशुतोष, क्या हमको अब ये इसको स्वीकार कर लेना चाहिए क्या? जैसे मैं पिछली बार भी, याद होगा जब आपकी मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा था कि आप यूएस, यूके, यूरोप सब जगह देख लीजिए। यूके में भी 3 महीने का लॉकडाउन अभी कल ही परसों ही खत्म हुआ है। क्या इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्या कि अभी कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे पास उतने ना संसाधन है, ना हम उतने काबिल हैं, इसीलिए जैसे ही हमें जरूरत लगे हमें लॉकडाउन कर देना चाहिए, जब तक हम इस काबिल ना हो जाएं कि हम सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकें। इकलौता यही तरीका लॉकडाउन का दिखाई दे रहा है क्या आशुतोष? जी मानक, मैं सिद्धांत तौर पर लॉकडाउन के खिलाफ हूं। हालांकि पिछली बार जब आया था तो मैंने कहा था कि लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए। 2 चीजें हैं।
पहली बात यह कि इस देश की सरकारों को, और मैं एक सरकार की नहीं, इस देश की सरकारों को, इस देश के नेताओं को यह समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए वो ये कहते हैं कि हमने तो वैक्सीन बना दिया, हमने तो फला चीज कर दी, हमने तो ढिमका चीज कर दी। आज की तारीख में सवाल इस बात का यह है कि अक्टूबर के महीने में, बल्कि उसके पहले सितंबर के महीने से लोग कह रहे थे कि सेकेंड वेव कोरोना, थर्ड वेव कोरोना, फोर्थ वेव कोरोना आएगा, और सब ये कह रहे थे सारे एक्सपर्ट कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वेव जो है ये पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। क्या कदम उठाए गए? लोग, आपने देखा पिछले 4-5 महीनों के अंदर मार्केट एकदम भरे हुए, पूरी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। इस देश के अंदर चुनाव कराना, चुनाव में हिस्सा लेना, रैलियों में शामिल होना अपने आप में एक ऐसा उत्सव हो गया है जहां किसी नेता ने, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे किस नेता की रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है? कहां पे पालन हुआ? अभी पिछले बार आपको याद होगा तबलीगी जमात को लेकर कितना हंगामा हुआ था। अभी कुंभ में क्या हुआ है? 31 लाख लोगों ने एक दिन किया है, अगले दिन 15 लाख लोगों ने किया है। अगर आपको मालूम है कि कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली है, अगर सरकारें इस देश के अंदर कोरोना प्रोटोकॉल को लागू नहीं कर सकती हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग खुद उस प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री, जो आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उनके पहले के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, एक बड़े जिम्मेदार आदमी मैं उनको मानता हूं, उन्होंने कुंभ को लेकर रेस्ट्रिक्शंस बाकायदा इंपोज की। नए मुख्यमंत्री आए, उन्होंने वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। हाईकोर्ट के इंटरवीन करने के बाद भी मुख्यमंत्री महोदय क्या कहते हैं कि गंगा की धारा में तो आशीर्वाद है, वहां जो करेगा उसको कोरोना नहीं होगा। आप मजाक समझ रखा है इस देश के लोगों की जान को। आज लखनऊ चले जाइए, भोपाल चले जाइए, सूरत चले जाइए, लोग शमशान घाट में, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे भी आपने खुद बताया है। ये नेता इस देश के लोगों के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वियतनाम का उदाहरण लीजिए, चीन का उदाहरण लीजिए, साउथ कोरिया का उदाहरण लीजिए, जहां सक्सेसफुली कोरोना को कंटेन किया गया है। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था चीन का, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं चीन में 20 कोरोना के केसेस आए हैं, जबकि सबसे पहले कोरोना वहां से शुरू हुआ। तो यह जिम्मेदारी इस देश के नेता क्यों नहीं लेते? मैं अमेरिका नहीं जाता, मैं यूके भी नहीं जाता। अमेरिका में क्यों? क्योंकि रिपब्लिकन के दिमाग में खराबी है। वो कह रहे हैं हम जो है मास्क नहीं लगाएंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। तो क्या हमें अमेरिका की नकल करनी चाहिए? हम जिस देश के बारे में कहा गया कि सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया, वहां पिछले 7-8 महीनों में लॉकडाउन का खुला मजाक उड़ाया गया, और उसके लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं है। आप रैलियों पर रैलियां करते रहिए, आप कुंभ मनाते रहिए, आप नमाज अदा करने के लिए आप हाईकोर्ट जाके आप परमिशन लेते रहिए। ये मजाक नहीं तो क्या है? बिल्कुल सही है आशुतोष, बिल्कुल सही है। और ऐसे में इसलिए तो गुस्सा भी आता है विजय सरदाना। फिर देखिए, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, और मुझे पता है कि एक इकोनॉमिस्ट तो अक्सर यही कहता है कि भाई ये लॉकडाउन जो है ये किसी समस्या का समाधान नहीं है, इससे लोगों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ता है, अर्थव्यवस्था बैठ जाती है, कुल मिलाकर जेब में कुछ नहीं होगा, पेट नहीं भरेगा, तो बीमारी से बच के भी इंसान क्या कर लेगा। लेकिन और करे क्या सरकारें? अब चारा क्या है विजय जी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कोरोना है ना, वो 100% सेक्युलर है। उसको ना किसी पार्टी से मतलब है, ना धर्म से, ना स्टेटस से, ना राज्य से, ना कौन नेता क्या कर रहा है। जो उसकी चपेट में आएगा, कोरोना उसको बराबर का आशीर्वाद देगा। ये हमें समझना पड़ेगा कि कोरोना एकमात्र ऐसी चीज है इस देश में जो 100% सेक्युलर है। अब आती है बात कि इकोनॉमी पे इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, बीमारी शुरू होती है आदमी से, टारगेट है आदमी। सरकारें आपको एडवाइस दे सकती हैं, दवाई दे सकती हैं, हॉस्पिटल बना सकती हैं, लेकिन अगर मैं ही लापरवाह हूं और मैं भीड़ में जा रहा हूं और बीमारी लेके घर में आ रहा हूं, तो मोदी जी या राहुल गांधी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री तो आके मेरे आगे मास्क नहीं लगाएगा ना। तो हम अपनी जनता को क्यों नहीं टारगेट करते हैं? हम हमेशा पॉलिटिकल मुद्दा हर चीज में क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? हम ये जनता को क्यों नहीं कहते कि इस देश की जनता मूर्खता कर रही है और अपने आप को खतरे में डाल रही है? हम सच बोलने से क्यों डरते हैं? क्यों हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते हैं, सही बात क्यों नहीं करते? मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इसकी जिम्मेवारी हम सब की है। निज पर शासन फिर अनुशासन। हम खुद लापरवाही करें और कहें सरकार कुछ नहीं कर रही, ऐसा कभी हो सकता है? जहां तक बात है इकोनॉमी की,
देखिए, अगर आप बचेंगे तो इकोनॉमी चलेगी। अगर आपके घर में दुकान भी आपको चलानी है और आपका आदमी दुकान चलाने गया है, रिक्शा चलाने गया, वो बीमार होके आ गया, आज तो कमा लेगा, 14 दिन हॉस्पिटल में रहेगा, क्या ये इकोनॉमी है? और जो अभी तक आपने कमाया वो भी आपका निकल जाएगा। तो ये कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है कि बीमारी को जस्टिफाई करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इसमें तकरार करना, आर्ग्यूमेंट करना इज नॉट ए लॉजिक। सच्चाई यह है कि आदमियों को अपने आप को कंट्रोल करना होगा, हमें अपने घरों में रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, उसके बाद इकोनॉमी खड़ी होगी। बचोगे नहीं तो इकोनॉमी कैसे करोगे? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हां, इकोनॉमी जरूरी है, जहां पे मोबिलिटी की जरूरत है वहां सोशल प्रोटोकॉल, मास्क प्रोटोकॉल, डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल मैंडेटरी होना चाहिए। चाहे दुकानदार हो वो भी अपने कस्टमर को बोले कि भाई साहब मास्क लेके अंदर आइए, नहीं तो बाहर निकल जाइए। हम क्यों नहीं सच बोलते हैं दुनिया में? हम हमेशा बहानेबाजी क्यों ढूंढते हैं? गलतियां हो हम किसी और को ढूंढते हैं कि साहब उसने गलती उसने कर दी, मैं खुद क्या कर रहा हूं? बोलिए आशुतोष, बोलिए। देखिए, मैं पार्टली विजय जी की राय से सहमत हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जनता पे जिम्मेदारी ठोक दीजिए। अगर जनता को कोई जिम्मेदारी देनी तो सरकारें किस लिए हैं? कानून व्यवस्था किस लिए है? संविधान किस लिए है? रूल ऑफ लॉ किस लिए है? और 24 मार्च को नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने अचानक लापरवाही का अल्टरनेट नहीं है आशुतोष जी। एक मिनट सर, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। 24 तारीख को अचानक प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन लगाया था तो लोगों ने पालन किया था या पालन नहीं किया था उसका? अगर लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो लोगों से पालन करवाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। अगर सरकार ये काम नहीं करवा पाती तो सरकारों से कहिए इस्तीफा देकर अपने घर जाके बैठ जाएं। ये नेताओं को माफी देने की जो प्रथा हमारे देश में शुरू हो गई है, ये बहुत गलत प्रथा है। नहीं, लेकिन आशुतोष यही तो हो रहा है। मैं संजीव झा से आप कह रहे थे नेताओं, आप ये कह रहे थे कि मानक, एक मिनट, अच्छा बोलिए। मैं संजीव झा से पूछना चाहता हूं, ये जो वीकेंड का लॉकडाउन का क्या मतलब है? या तो लॉकडाउन होगा या लॉकडाउन नहीं होगा। आप रात को कर्फ्यू लगा रहे, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू, जब लोग निकलते नहीं है। ये ड्रामा नाटक क्यों किया जा रहा है? नहीं, आशुतोष, ना एक सेकेंड, ये ड्रामा और नाटक नहीं है आशुतोष। आप नहीं निकलते होंगे रात में, लेकिन कभी निकल कर देखिए, एक अलग दुनिया है रात में। राजधानी में आप देखेंगे निकल के हजारों लोग निकलते हैं रात में भी। मानक, लेकिन जितने लोग दिन में निकलते हैं उससे 1/10 लोग रात में निकलते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिन में लॉकडाउन लगाने का मतलब फिर वहीं हम घूम के आ जाएंगे। दिन में लॉकडाउन मतलब कंप्लीट लॉकडाउन, मतलब सबके लिए रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा। मानक, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब पिछले 6 महीनों में सरकारों को तैयारी करनी चाहिए तो तैयारी कहां है? कहां है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? बोलिए संजीव, बोलिए, कहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है? अरविंद केजरीवाल अचानक खड़े होकर कहते हैं कि वीकेंड को हम लॉकडाउन कर देंगे। जब आप चुनाव लड़ रहे थे, जब भीड़ इकट्ठा हो रही थी, लाखों करोड़ों लोग वहां बिना मास्क के खड़े हो रहे थे, तो वह नेताओं की जिम्मेदारी में, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। का जवाब आपने मानक जी दे दिया। मुझे लगता है कि दिन में लोग काम के लिए निकलते हैं और रात में घूमने के लिए निकलते हैं, इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाना बहुत जरूरी था। और जब हम वीकेंड कर्फ्यू की बात करते हैं तो वीकेंड में लोग घूमने निकलते हैं। हमारा मकसद केवल इतना है कि आप अननेसेसरी भीड़ न लगाएं, और इसीलिए हम लोग वीकेंड कर्फ्यू की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं दोनों बात से सहमत हूँ, इसमें कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, कि सावधानी दोनों तरफ से बरतनी है। सरकार की पूरी पैनी नजर है, साथ साथ जनता को भी इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि अननेसेसरी भीड़ लगाएंगे तो ये बहुत कंटेजियस है, और उसी का ये परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि डरावने आंकड़े आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम सब लोग, देखिए, किसी भी पार्टी के लोग हों, विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये किसी पार्टी को देखकर, किसी धर्म को देखकर कोरोना जो हो वो सेक्युलर है। हम सबको एक साथ मिल करके काम करना पड़ेगा, जनता को भी, सरकार को भी, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भी। अब ये तू हमें करने का वक्त नहीं है। हम लोग सही है, वो ठीक है, समाधान ढूंढने का वक्त है। आप ठीक कह रहे हैं संजीव, इसीलिए समाधान वही तो है ना राधिका, तो इसमें गलत क्या है राधिका? इसीलिए मैंने बहस यहीं से शुरू की थी कि अब लॉकडाउन का ही सहारा है और इसमें आपकी सरकार भी शामिल है। मान लीजिए, इसमें जिम्मेदारी या नाकामी किसी एक की नहीं है। जो सारी सरकारें लॉकडाउन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हैं, सबकी जिम्मेदारी है ये। और जैसे आशुतोष कह रहे हैं, लोगों को जिम्मेदारी अगर नहीं देनी है आपको, तो सरकारों को वो सारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने की जिम्मेदारी भी सरकारों की है, और इसीलिए लॉकडाउन हो रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल मानक जी, मैं मानती हूँ सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या देश की भाजपा की सरकार हो। सरकार की जिम्मेदारी बनती है और जनता ने इसीलिए हमें भेजा है कि हम उनका देखभाल कर सके। और अगर जैसा आशुतोष जी ने बताया, फिर सरकारों की कानून व्यवस्था की जरूरत ही क्या थी अगर सब कुछ ही आपने जनता पे थोप देना है। बार बार ये सरकार कहती है आप ताली बजाओ, आप थाली बजाओ, आप पीएम केयर फंड में डोनेट करो, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीएम केयर का फंड का पैसा आपने क्या व्यवस्थाएं तय करने के लिए इस्तेमाल किया, तो जवाब नहीं होगा। कोर्ट को गुजरात में इंटरवेंशन करना पड़ता है कि 7 दिन लग रहे हैं कोविड की रिपोर्ट आने में। दिल्ली की ही बात करते हैं और मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ पे आपके प्रवक्ता बैठे हैं, दिल्ली में इतनी भयानक स्थिति है कि अब लोगों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है लोगों को। और उस चेस्ट इन्फेक्शन में सिर्फ जब सीटी स्कैन होता है हॉस्पिटल जाके, तब पता चलता है कि कोरोना है। सही कह रही है, वो सही कह रही है। एडमिट तक नहीं किया जा रहा है। इन सब चीजों से निपटने। राधिका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने। सुनिए राधिका 1 सेकेंड, ये आपने बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। मैंने इस पे आज ट्वीट भी किया है और ये सच है। मेरे खुद जान पहचान वाले बहुत से लोग हैं जिनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं, लेकिन उनके सारे सिम्टम्स कोविड के थे। उनको बाद में बाकायदा इलाज भी कोविड का करवाना पड़ा। इसका मतलब हमारा जो RT-PCR टेस्ट है, जो 1 साल पुराना हो चुका है, कुछ देशों में इसे बदला गया है, अपडेट किया गया है। हमारे यहाँ अभी गोपाल कृष्ण अग्रवाल ये नहीं हो पाया है। गोपाल जी, इसका मतलब जिस तरह ये बीमारी अपना रूप बदल रही है, हम उसके साथ नहीं चल पा रहे हैं। हमें उससे 4 कदम आगे चलना चाहिए। हम कैचिंग अप गेम खेल रहे हैं अभी भी। गोपाल जी, मानक जी, 2-3 चीजें हमें स्पष्ट रूप से, अगर हम ये कोरोना से लड़ रहे हैं या आपस में पार्टी से लड़ रहे हैं, राधिका जी तो भाजपा से ज्यादा लड़ रही है, कोरोना से कम। पहली बात यह है कि यह चीज हमें समझनी पड़ेगी कि कोरोना की लड़ाई केवल वैक्सीन पे आधारित अगर हम समझेंगे तो फिर गलती से गलत राह में जाएंगे। कोरोना आपने और हमने पैसा दिया था। राधिका 1 सेकेंड, राधिका 1 सेकेंड। गोपाल अपनी बात कर ले पूरी। गोपाल अपनी बात कर लें 1 सेकेंड। हाँ, दूसरी बात, मैं महत्वपूर्ण बात यह कहना चाह रहा हूं कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इस गलतफहमी को आप छोड़ दें। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, आपको कह रहा हूं, केंद्र सरकार में गृह मंत्री, ये स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है और आप निश्चिंत रहिए, सबको रेमडेसिविर और कोरोना के वैक्सीन मिलेगा और जिस तरह की व्यवस्था है उस पर करेंगे मैनेजमेंट। अब तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, मैं बहुत यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो यह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में वो किसकी जिम्मेदारी है मानक जी, यह स्पष्ट रूप से आप बोलना पड़ेगा यहाँ पे। ये प्रदेश सरकारों की है। अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का यहाँ पे लोगों ने माना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो वह प्रदेश। ठीक है, ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। संजीव जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे। संजीव, तो इसलिए यह देखिए, मुझे अभी गोपाल जी ये कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। तो अब देखिए, अभी जो सिम्टम या जो बीमार दिख रहे हैं उसमें 65% 45 ईयर्स के नीचे है, तो क्यों नहीं आप यूनिवर्सलाइज कर देते हैं? मेरा ये कहना है कि आप वैक्सीन को एक्सपोर्ट 650 लाख एक्सपोर्ट कर देते हैं। दिल्ली की बात करते हैं, क्यों नहीं आप आपको पता है वैक्सीन नहीं प्रोवाइड है, कर देते हैं? सारी वैक्सीन दिल्ली को नहीं दी जा सकती है। दिख रहा है। संजीव सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी 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 संजीव, मैं कह रहा हूं, आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि 45 से कम के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन खोल देना चाहिए, भाई वैक्सीन है कहां, मुझे बताइए ना। नहीं, अभी आप क्या चाहते हैं, दिल्ली को ज्यादा वैक्सीन दे दी जाए? मैं तो गोपाल जी सवाल पूछा, गोपाल जी कह रहे हैं वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि वास्तव में कोई कमी नहीं रहती अगर आप ये 650 लाख आप अगर एक्सपोर्ट नहीं कर देते, बाहर नहीं भेज देते। मेरा ये कहना है कि अच्छा, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन जो सरकार का इसमें कहना यह है कि हमने जितनी वैक्सीन दी है अभी वो भी पूरी तरह से राज्य सरकारों ने कंज्यूम नहीं की है। 2-3 दिन का स्टॉक सरकार कहती है कि हम पाइपलाइन में रखते हैं। इसीलिए जाहिर है सरकार का यह कहना है कि राज्य सरकारें ठीक से वैक्सीन लगा नहीं रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, जबकि ये रिपोर्ट्स भी सही हैं कि पूरे देश के कई वैक्सीन सेंटर्स से वैक्सीन की शॉर्टेज की रिपोर्ट्स आई हैं। यह भी सच है, यानी कहीं तो गड़बड़ है। खैर, फिलहाल आज इस डिबेट का मकसद यही था, अपने दर्शकों को यह बताना कि सारी पार्टियों का क्या कहना है, नेताओं का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और डॉक्टरों का क्या कहना है।
अब आप समझ लीजिए, आपकी जान आपके हाथ में है, इसीलिए सरकार भी लॉकडाउन लगा रही है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। आशुतोष, विजय सरदाना, राधिका, संजीव, बहुत शुक्रिया। गोपाल अग्रवाल आपका भी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।